प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ चास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी इख्तियारात से तजावुज करार। पीडीएम इत्तेहाद की इलेक्शन मुलतवी कोशिशें नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फंड्स सिक्योरिटी इदारों की खिदमात फराहम करने की हिदायत कर दी। इसके अलावा बात करेंगे तख्ते लाहौर की जंग। वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाजराई का खदशा बढ़ गया। वफाकी हुकूमत पंजाब में इंतखाबात करवाने से साफ इनकारी। एक बार फिर फुल कोर्ट बेंच का मुतालिबा कर दिया गया। शहबाज शरीफ पर यूसुफ रजा गिलानी की तरह नाअहली की तलवार लटकने लगी। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के पंजाब इंतखाबात पर फैसले को अदल इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरजेंसी की ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। नवाज शरीफ की लंदन में सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालात मजीद सख्त होने की धमकी दे दी। फैसला देने वाले जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालिबा कर दिया। ये तमाम मौजूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। उनके साथ डिस्कशन करेंगे और फवाद साहब मौजूद है साथ जी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। अच्छा फवाद साहब, आज एक बड़ा फैसला सामने आया है और डेफिनेटली जिस तरह पीटीआई इसके आने पर इसको आईनी करार दे रही है, इस पर खुशियां मना रही है, और जो पीडीएम है और जो हुकूमत की साइड है उधर से हम देख रहे हैं कि काफ़ी इसके ऊपर रेजिस्टेंस आई है। उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। ट्वीट सामने आए, प्रेस टॉक सामने आई। क्या लगता है अब किस तरफ मामला जाएंगे, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि हम इस फैसले को मानने से ही इनकारी हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जाता है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के में कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है जरूरी नहीं कि हर दफा सही हो, बट सुप्रीम कोर्ट फाइनल होती है। सो यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं मॉडर्न दुनिया में, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट हैं आइन में, अदलिया, मुकन्ना और एग्जेक्टिव को जहाँ तीन अलग-अलग जो टुकड़ों में हम बांटते हैं, वहां पे ये कॉन्सेप्ट कि हम मुस्तरद करते हैं या हम नहीं मानते, ये एलियन है, अजनबी है उस हमारे मुल्क के और मॉडर्न दुनिया के लीगल सिस्टम पर। जो हुकूमत को या किसी को अगर एतराज होगा अदलिया के फैसले पे, वो जाके नजरसानी करेगा और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही किसी फैसले को अमेंड कर सकता है, उसके अलावा कोई अमेंड नहीं कर सकता। और ये बात तो पहली बार नहीं हुआ कि हुकूमत में और सुप्रीम कोर्ट में इख्तिलाफात हुए हों या अलग-अलग कोर्ट आई हो। और लेकिन इसका हल हमेशा यही रहा है कि हुकूमत जाके नजरसानी करेगी, ये नहीं वो कह सकते कि हम मानते रहे। अच्छा फवाद साहब, जो आप बात कर रहे हैं इसी तरह के मिले जुले आपके तासुरात थे और आज आप डिफरेंट मौक़ों पर ये देते रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ वो सिर्फ एक पीटीआई के वर्कर के तौर पर नहीं कर रही या रहनुमा के तौर पर नहीं कर रही। आपका एक जो बैकग्राउंड है वो कानूनी बैकग्राउंड है, आप कानूनी उमूर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हो सकता है आपकी नज़र में जो एतराज़ात हुकूमत उठा रही है वो ठीक ना हो, लेकिन वो एतराज़ात तो बहरहाल मौजूद हैं। उन एतराज़ात के लिए जो ग्राउंड्स हैं वो उनमें है कुछ लूप होल्स जिसकी वजह से वो एतराज़ात उठ रहे हैं ना। यही जो बात आप कह रहे हैं कि आईनी नुक्ता है और इसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये अगर एक आईनी नुक्ते का ही मसला है तो इसमें फुल कोर्ट बेंच बन जाता तो मसला ज्यादा अच्छे से नहीं हल हो जाता। देखिए, ये ना एक टेक्निकल बहस है कि 2 जज हो या 7 जज हो या 5 जज हो, आप फुल कोर्ट भी बना देंगे तो वहां पर फिर और टेक्निकल नुक्ते आ जाएंगे। असल झगड़ा सिर्फ ये है, हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती और इलेक्शन इसलिए नहीं कराना चाहती कि उनके पास वोटें नहीं है। कोई और लॉजिक ही नहीं है। कोई भी सियासी जमातें ये कर ही नहीं सकती क्योंकि हुकूमत कर रही है कि हम उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक हमारी सियासत रिवाइज नहीं हो जाती। लेकिन ना इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता, नॉमिनेशन के ऊपर तो मुल्क नहीं चल सकता। हमारा पाकिस्तान में हमारा आइन रिकग्नाइज ही नहीं करता रियासत को अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो है वो हुकूमत नहीं चला रहे। तो ये बाकी जो टेक्निकलिटीज है, अगर आप कुछ भी कर लें, आज आप देखें 6 मेंबर बेंच में जो फाइज ईसा साहब का फैसला है वो सेटिस्फाइड किया है, लेकिन हुकूमत के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जो उनके हामी हैं वो कह रहे थे कि नहीं अब ये इस बेंच में वो 3 जज शामिल क्यों नहीं थे। और असूली तौर के ऊपर तो 8 जज वैसे ही जो है बंदियाल साहब ने जो बेंच बनाया है उसमें बंदियाल साहब खुद नहीं थे और शायद वहीद साहब नहीं थे, तो 8 जजेस ने तो आज वैसे ही फाइज ईसा साहब का फैसला मुस्तरद कर दिया देखा जाए तो ये तो टेक्निकलिटीज है, वो कौन सा उन्होंने मान जाना है अगर फुल कोर्ट भी हो जाए या कुछ हो जाए। अच्छा फवाद साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।
ये आप जिस दिन इमरान खान साहब ने असम्बली उन्होंने डिज़ाल्व की थी और ये यहाँ पे ये पार्लियामेंट को भी उन्होंने वो किया था, वो डिज़ाल्व की गई थी डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग के बाद, आप उस दिन लॉ मिनिस्टर थे, डेफिनेटली आपने इमरान खान साहब को मशवरे दिए होंगे। आज अगर आप इनके ये होता शहबाज शरीफ साहब को आपने एडवाइस करना हो, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, वकालत जैसे का आपका अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, जर्नलिस्ट रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, बड़े अच्छे शोज़ करते हैं आप क्या इनको मशवरा देते हैं? जैसे इमरान खान साहब को उस दिन आपने मशवरा दिया था, आज ये आपसे मांगते मशवरा, तो इनके लिए क्या मशवरा होता है आपका? बिल्कुल नॉट एज अ पीटीआई, लेकिन जो हम आपस में बात करते रहते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जी जी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ नून लीग के स्पेशली पॉलिटिक्स के ऊपर। 1985 से नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत के सबसे सीरियस प्लेयर है, लेकिन आप उनके फैसलों की जो नाइविटी है वो देखें कि उन्होंने कितने सतही फैसले किए कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव आई और जनरल बाजवा साहब ने हमें कहा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव ये वापस लेते हैं और आप इलेक्शन करा दें, और हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। वो बड़ा मौका था PMLN के पास कि वो इलेक्शन में जाते। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिल गई थी, हमारे भी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, सब कुछ था, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि जी आप रूलिंग को कालअदम करार दे देते हैं और आप इलेक्शन के ऊपर सोचें, इन्होंने नहीं माने। फिर इन्होंने अब आके ये जो IMF के साथ और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, ये सारे फैसले आपको बताते हैं कि इनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग, या तो नवाज शरीफ साहब क्योंकि बड़ा तवील रखते से लंदन में है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी तो सीधी बात है कि नवाज शरीफ और मरियम चाहते हैं कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कराना, और सारा उनकी एफर्ट जिस तरह आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत से यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करवाया था। वो कैसे सर? आप उस वक्त, मैं आपकी बात काटूं फवाद भाई, ये बड़ी अहम बात कह गए आप उस वक्त गिलानी साहब के, मेरा ख्याल है उनके एडवाइजर थे उनके साथ पॉलिटिकल अफेयर्स के, तो ये जरा स्टोरी हमें आज ये सुना ही दें कि कैसे, मतलब लोग कहते हैं कि जरदारी साहब ने इसी तरह बड़ी मेहनत से डिस्क्वालीफाई किया। आप तो विटनेस हैं, आज आपने बात भी कर दी, बाकी चीज़ों पर तो बात होती रहेगी, ये बड़ी नई बात की है। ये जरा बताएं कि कैसे उन्होंने मेहनत से गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कराया था जरदारी साहब ने? यू वर देयर सर। उस वक्त हुआ ये था, आप तो उस वक्त भी बड़े जय्यद सहाफी थे और साहब के साथ ने कवर भी किया था सर। गिलानी साहब जो थे वो ज्यादा पर पुर्जे निकाल गए थे। वो कई फैसले, बेशुमार फैसले जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही होना शुरू हो गए थे, और जरदारी साहब को तो ये बिल्कुल कबूल नहीं था। नहीं, मतलब वो अपने को प्राइम मिनिस्टर समझ बैठे थे। आप ये कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी साहब 3 साल बाद खुद को वजीर आजम समझने लग गए थे? प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, आपको पता ना, जब 2.5-3 साल आप रह जाए फिर बंदा प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू कर ही देता है अपने आप। अच्छा। तो वो गिलानी साहब ने कई फैसले अपने करने शुरू कर दिए, और जरदारी साहब ने फिर जो है वो ये हमारे इरफान कादर उस वक्त थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, और इन्होंने सबने जो है जरदारी साहब के इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुए थे गिलानी साहब, कोई दो राय नहीं है इसमें। और गिलानी साहब को भी इस बात का पता है कि उन्हें जो डिस्क्वालीफाई कराया था वो जरदारी साहब ने करवाया था, वरना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। वो खत बाद में लिखा, आपको बाद में वो खत भी लिखा गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ था। और वो खत जो परवेज अशरफ ने लिखा था वही गिलानी साहब लिखते थे तो क्या प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करवाना था और प्राइम मिनिस्टर चेंज करना था। लिहाजा जरदारी साहब इंसिस्टेड कि नहीं आपने ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, और वो 1 मिनट के लिए फिर जस्टिस कोसा साहब ने ये कहा था कि उन्होंने कहा कि यू आर कन्विक्टेड इन द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और फिर द राइजिंग ऑफ कोर्ट वो मुझे ऑर्डर करके कोसा साहब उठ के चले गए एंड गिलानी साहब कन्विक्टेड हो गए, आर्टिकल 63A में डिस्क्वालीफाई हो गए। अब यही गेम मरियम नवाज जो है वो शहबाज शरीफ के साथ करना चाह रही है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं आज इनको? जो सवाल मेरा पहले ओरिजिनल था शहबाज शरीफ साहब को कि क्या करना चाहिए था इन्हें? पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो ऊपर नीचे लगी रहती है। अगर बेनजीर भुट्टो की भी 14 सीटें थी, वो भी 2.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर बन गई थी जी। नवाज शरीफ की 16-17 सीटें थी मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी वापस आ गए। तो ये आप इलेक्शन होते रहेंगे 2 साल बाद, जितनी आपने उम्मीद करनी है कि आपका मुखालिफ गलतियां करेगा और उससे आप फायदा उठाएंगे। ये आप सिस्टम को नहीं ना लपेट सकते, हर इतना सेल्फ सर्विंग पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती। आपको पॉलिटिक्स में स्पेस देनी पड़ती है, खुला करना पड़ता है, और मैदान में लड़ना पड़ता है आपको। ये इस तरह की जो चलाकियां हैं उनसे तो थोड़ी हो सकती हैं चीजें। अभी तो लग ही हो रहा है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था हमाद अजहर साहब से कि आखिर में जैसे हमारी ऑप्शन कम होती जा रही थी और हमें नजर आ रहा था कि हमारी ऑप्शन कम हो गई हैं,
इस हुकूमत की भी ऑप्शन कम होती जा रही है, इनको नजर आ रहा है, लेकिन इनको यकीन करने को ये तैयार नहीं है कि हमारी ऑप्शन कम होती जा रही है। अच्छा, आज मेरा ख्याल में पूछ लेता हूँ सर, ये हिम्मत करके फवाद भाई आपसे, मोस्टली इमरान खान साहब ने भी अपने करीबी लोगों को कहा है, एक दफ़ा साकिब निसार साहब से मेरी बात हुई, आपके खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने आपको क्या कहा, लाहौर में जो पहली दफ़ा हुई थी वज़ीर आज़म से हटने के बाद, और भी 2-3 बड़े वकील थे उनसे भी हुई, वो सारे कहते थे कि इमरान खान साहब को जो एडवाइसेस की गई थी तो खान साहब समझते हैं मुझे सही एडवाइसेस नहीं थी, हुकूमत तोड़ना, असम्बलियाँ तोड़ना, इस्तीफ़े देना। तो क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर थे, खान साहब के बड़े करीब थे, आज भी बड़े करीब हैं, तो आपने भी शायद ये एडवाइस की थी। डू यू थिंक ठीक एडवाइस थी असम्बलियों से निकलना, असम्बलियाँ तोड़ना, हुकूमतें तोड़ना, एक उसका मैच क्रिएट करना? जनाब बाजवा साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा जी मैंने भी मना किया था खान साहब को कि पॉलिटिक्स आप वाली बात के अपने मुखालफिन गलतियां करता है, अब वेट करें पार्लियामेंट में बैठे आप, फिर उसके बाद साल बाद वापस भी आने की कोशिश की। तो डू यू थिंक कि आपका जो ये उनको मशवरा था खान साहब को, आपकी टीम का, वो ठीक नहीं था? आज जो पीटीआई का अरूज है ना, और जो हमने इतनी बड़ी पॉलिटिकल चेस गेम को उलट दिया है, वो 2 क्रूशियल फैसलों की वजह से। एक जो हमने असेंबली से निकलने का फैसला किया, और दूसरा जो हमने प्रोविंशियल असेंबली तोड़ने का फैसला किया। ये दोनों फैसले इमरान खान के अलावा तो खैर करने की किसी में जुर्रत और अहलियत ही नहीं थी। और इस फैसले की वजह से क्या हुआ है कि हमने तो इनका सारा शेड्यूल ही अपसेट कर दिया है। ये तो इमरान खान के ऊपर सारे केसेस को लेके जाना चाहते थे कंक्लूजन की तरफ, उनको डिस्क्वालीफाई कराना चाहते थे, डिस्क्वालीफाई के बाद अपनी मर्जी के डेट दे के उनके ऊपर इलेक्शन कराना चाहते थे। हमने कीमत इतनी बड़ी बढ़ा दी है कि अब सवाए आइन को रोंदने के इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। If they have to stay in the limits of the constitution, they have to hold election, या फिर मार्शल लॉ लगाए। दूसरा तो कोई तरीका ही नहीं रह गया पाकिस्तान में इलेक्शन करने का। तो ये तो जो 2 इतनी बड़े स्टेप्स थे, इससे पीटीआई को पीटीआई बनाया है, और आज जो इमरान खान जिस मिराज पे है, मकबूलियत पे, इन दोनों फैसलों की वजह से। अच्छा, आपने खुद बात की है फवाद साहब के ये मार्शल लॉ की तरफ, इस तरह की बातें जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर चुके हैं, आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा है। तो इस पूरे सिचुएशन के तनाजुर में इमरजेंसी के कितने इम्कानात लग रहे हैं, और आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं सर इसके लिए? देखिए, उस बात यह है कि पहली बात तो यह कि इमरजेंसी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। 233, 234, 235 ये जो हमारे आइन के आर्टिकल्स हैं, ये इमरजेंसी को डील करते हैं। और अगर आप उनको एक दफा खुद भी पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने जिंदगी में कभी नहीं इनको पढ़ा हुआ, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी लग सकती है। उसमें बड़ी लंबी चौड़ी कंडीशन है, और तो सिंध हाई कोर्ट जिसके ऊपर बड़ा उन्होंने डिटेल जजमेंट दी हुई है, इमरजेंसी पाकिस्तान में आइन के अंदर रहते हुए नहीं लग सकती। अब दूसरी बात आ गई कि जो बिलावल ने कहा है मार्शल लॉ लग जाएगा या वो फौज आके इक़्तिदार संभालेगी। फौज जो है क्या इनकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई है कि वो अपने हलफ को भी रोन दे, आइन को भी रोन दे? मुझे नहीं लगता कि इनकी गलतफहमी है कि कोई उनका इतना बोझ उठाएगा कि इनको इतने ये लाडले हो गए हैं। तो हमारी जो कमांड है वो इनके लिए आइन को भी रोन देगी, अपने हलफ को भी रोन देगी, ऐसा। और ऊपर से ये एक गुनाह बेलज्जत है, क्योंकि सबको पता है इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मार्शल लॉ में नहीं चल सकता। मार्शल लॉ लगा तो उसकी बहुत बड़ी कीमत मुल्क को देनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो जितना मैं फौज के सिस्टम समझता हूँ या जानता हूँ कि वो मार्शल लॉ का सोच है। अच्छा फवाद, आपको याद होगा जब गिलानी साहब के खिलाफ ये प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में लेटर नहीं लिख रहे थे बिकॉज आप उस वक्त, जैसे मैंने कहा कि उनके करीबी थे, उनके एडवाइज़र थे, बड़ी आपकी बात में एक उस से थी, बड़ा वो आपका मजाती तौर पर जानता हूँ, पूरी वो फैमिली जो इज़्ज़त भी करती थी आपकी। आप उस वक्त पार्लियामेंट के साथ खड़े थे, इलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़े थे। उस वक्त मुझे याद है फमीदा मिर्ज़ा साहब स्पीकर थी, उन्होंने भी वहाँ पे रूलिंग दी थी, हाउस ने भी करारदाद पेश की थी कि जनाब के वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता इन चीज़ों पे। अब वही सिचुएशन उसी तरह की शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फेस कर रहे हैं कि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते जिसका वो कहते हम नहीं करेंगे, डेफिनेटली यू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट और उन पर तौहीन अदालत का आप उन पर भी मेरा क्या एप्लीकेशन आप उन पर डालेंगे अगर वो नहीं करते। तो अब समझते नहीं है कि एक दौर था, पार्लियामेंट के साथ थे, उस वज़ीर आज़म के साथ थे, आप समझते थे इन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आके वो कर रही है, ट्रेस पासिंग कर रही है। आज आप समझते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रही है, पार्लियामेंट वज़ीर आज़म वगैरह जो है ना तो वो ट्रेस पासिंग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। वेयर डू यू स्टैंड टुडे सर? आप उस वक्त ठीक थे या आज ठीक हैं? देखिए खलासा साहब, ये जो पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, जो ये कह रही है कि मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए,
अवाम के पास जाना ही नहीं चाहिए। मुझे बताइए, उस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना ही पार्लियामेंट की तौहीन है। ये एक डमी इस वक्त सिस्टम चल रहा है। ये जो पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है, उसकी में आप देखिए उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और उसकी क्या मॉरल हैसियत है। आपके जो पॉलिटिकल फैसले हैं वो मॉरलिटी के नजदीक होते हैं। और जो उस वक्त मैं तो गिलानी साहब के साथ खड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और जरदारी साहब उनको जो है वो निकालना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो जो हालात है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जो है वो ये कह रही है कि इस पार्लियामेंट, दिस इज प्रोबेबली द ओनली पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड जिसने रेजोल्यूशन पास की कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आप मुझे बताएं, इलेक्शन के बगैर, एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बगैर कैसे, हमारे मुल्क के आइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कैसे आप नुमाइंदगी चला सकते हैं? पंजाब में और वो लोग वजीर है इस वक्त जिनको मोहल्ले में लोग जानते नहीं है। उनकी अपनी अम्मी को यकीन नहीं था कि ये किसी दिन वजीर बन जाएंगे। वो सारे वजीर बन के बैठ गए और वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। इस तरह थोड़े मुल्क चलाया जा सकता है जिस तरह से जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ। अच्छा सर, आपने भी राजा रियाज वाली बात की, आपकी पार्टी के थे, डिच करके गए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जो कुछ भी किया, फेयर इनफ। इमरान खान साहब का वोट था, पार्टी का था या कुछ उनका अपना होगा। आपको भी तो पाकिस्तान के लोगों ने, मेरा ख्याल 160 से ज़्यादा थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा, असेंबली में एमएनएज थे, आप लोग थे, तो आप लोग बहुत बड़ी इफेक्टिव पार्लियामेंट बन सकते, ये उस अपोजिशन बन सकते थे। आज अपने बहुत सारे फैसलों में आपकी भी सही होती, वो आके बिल्डोज ना कर सकते, कानून ऐसे ना बन रहे होते, नैब लाज देख लें, उसका ओवरसीज वोट देख लें, मशीनें देख लें, केसेस विड्रॉ, 100 चीज़ें हुई पार्लियामेंट में। तो ये सारा रास्ता तो आप खोल कर गए थे, लोगों ने तो आपको भेजा था पार्लियामेंट में। उन्होंने ये राइट तो नहीं दिया था आप जाएं इस्तीफे दे के लड़ भीड़ के वापस आ जाएं। उन्होंने तो कहा था जाएं, हुकूमत मिलती है हुकूमत ले लें, अपोजिशन मिलती है अपोजिशन ले लें। आपने आप तो क्या नहीं जी, हम तो सड़क पे जाएंगे, हम तो नहीं बैठेंगे। फिर तनकीद तो नहीं बनती आज अगर पार्लियामेंट वीक है, रबर स्टैंप है, फारिग हो गए। सर आपका भी तो हिस्सा है इसमें, आप लोगों ने उसको ये छोड़ के मेरा ख्याल रबर स्टैम्प बना दिया। आप रहते तो इफेक्टिव होती, पावरफुल होती सर पार्लियामेंट। नहीं, जो आपकी ये जो तज्जिया है ना, वो अवाम के जो रिकॉर्ड है उससे ये तज्जिया दुरुस्त नहीं है सर। हमने 36 इलेक्शन लड़े पार्लियामेंट में निकलने के बाद इस एक नैरेटिव के ऊपर कि हम इस पार्लियामेंट को डमी समझते हैं और पाकिस्तान के अवाम के पास वापस जाना चाहिए। हमने इस नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन लड़े और लोगों में जानते हुए कि हमने पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना, उन्होंने तहरीके इंसाफ को 35 में से 31 इलेक्शनों में कामयाबी दी। तो जब अवाम ने पीटीआई के नैरेटिव को कबूल करके कि बिल्कुल आपने सही फैसला किया है, और जैसे मैंने आपको अर्ज किया, इस एक फैसले की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है आज पीटीआई को ये मकबूलियत जो अरूज हमें हासिल है, ये इस फैसले की वजह से मिला है। तो जाहिर है कि इस वक्त की जो पार्लियामेंट है, हमने इस्तीफे एक मकसद के तहत दिए थे। आर्टिकल 17 जो कहता है कि राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन करता है, हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए कि ये इज्तिमाई इस्तीफे कबूल होंगे और मुल्क जो है इलेक्शनों की तरफ जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट ने उसमें आके कहा कि नहीं, ये इंडिविजुअल डिसीजन है, ये इज्तिमाई नहीं हो सकता। तो हमने कहा जी हमने तो इंडिविजुअली इस्तीफे नहीं दिए, हमने तो कलेक्टिवली दिए हैं। तो उसके बाद से अब तक ये हुकूमत हमें जो है उन्होंने वापस नहीं आने दिया। लेकिन हमारा मकसद जो था वो अवाम ने इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल पार्लियामेंट ऐसी नहीं है कि इसमें बैठा जाए और आप नेशनल इलेक्शन की तरफ जाएं। पीपल इंडोर्स। फवाद भाई, आपने बड़ा दिलचस्प इस पे अपना तजिया दिया है, आपकी बात में वजन भी है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हम एक फैक्ट देखते हैं, 3.5 साल जब आप पावर में रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्शन जो थे उस वक्त ज़मीनी हुए, मतलब एक आध छोड़ के आप ज़्यादातर जब आप ये प्राइम मिनिस्टर थे, सूबों में हुकूमतें थीं, आप लोग इलेक्शन हारे हैं। नवाज लीग या दीगर पार्टियों के लोग जो हैं वो इलेक्शन जीते हैं, जो ज़मीनी इलेक्शन आपके दौर में। हालांकि आपका ये दावा है कि जनाब आपके दौर में ये प्रॉस्पेरिटी थी, ये आपकी इकनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी थी, आपने आके कोरोना बड़ा अच्छा हैंडल किया, लोग बड़े खुश थे, आपकी 5-6% के करीब ग्रोथ हो रही थी। लेकिन इलेक्शन तो सारे आप लोगों ने उस वक्त पावर में थे, मोस्टली कह रहा हूँ हारे। हाँ, पावर से बाहर निकलने के बाद आप जीतना शुरू हो गए। ये क्या, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आपसे कॉमेंट नहीं चाह रहा, एज ए मतलब उसके तौर पर, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, कि ये क्या फिनोमिनन था कि आप पावर में थे, इलेक्शन हार रहे थे, पावर से बाहर गए, जीतना शुरू हो गए? नहीं, वो ये देखें जी, बड़ा सिंपल फिनोमेना था। फिनोमेना ये था कि तहरीके इंसाफ रिवॉल्व करती है इमरान खान के लिए। इमरान खान वजीर आजम थे, उनके पास टाइम ही नहीं था उस वक्त के वो लोग ये हमारे ज़मीनी इलेक्शनों के ऊपर जो है वो तवज्जो दे सकते या बात कर सकते। जो पंजाब की गवर्नमेंट थी वो इतनी ज्यादा आई वुड से कि लैकलस्टर थी
और उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी कोई नहीं था। उन्होंने हर वक्त तक, आप जरा उठा के रिकॉर्ड देखें ना, हमें हफ्ता 2 हफ्ते जब तक वो टिकट देने का आखिरी दिन नहीं होता था, आपको पता ही नहीं होता था आपका कैंडिडेट कौन है। इलेक्शन लड़े ही नहीं वो। अगर आप देखिए, अगर आप उसको इलेक्शन के आप एक एक करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पीटीआई एक्चुअली इलेक्शन लड़ी ही नहीं कोई। और मैं उस वक्त भी यही कहता रहा कि पंजाब गवर्नमेंट का काम है कि इसको इलेक्शन को जो है वो ऑर्गेनाइज करे और उसके मुताबिक चले। ये एक सियालकोट के एक 2 इलेक्शन लड़े, वो भी उन्होंने इस तरह लड़े कि माशाल्लाह वो उल्टा हमें ही पड़ गया कि ये क्या कर रहे हैं। ये डस्का वाला जो था, हाँ, डस्का में भी और दूसरा भी जो है वो बेसिकली उनका एक्सपीरियंस नहीं था। और वासा वैसे यही एतराज आप पे बनता रहा है और आई थिंक ये अपनी गलतियों को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट गई हैं। पंजाब की अगर ख़ास तौर पे बात कर लें तो अब अगर आपको दोबारा ऐसा मौका मिले तो कम से कम ये वाली चीज़ें ना करिएगा। ये तो फिर आप देखें ना, फैसला मेरी पे स्केल से ऊपर का ही है तो क्योंकि वन मैन शो तो नहीं होती ना अच्छा, पार्टी। ये आपका बड़ा खूबसूरत जवाब होता है। मैंने कई दफ़ा ट्वीट किया, पीपल लव्ड इट, जब आप कहते हैं ये मेरे पे स्केल से ऊपर का बहुत सवाल है। इट्स अ लवली आंसर। अच्छा, आपके मुखालफिन का एक और एतराज़ भी है सर, आज आप हमारे हथे चढ़ गए हैं तो सारे पूछ ही लेते हैं आपसे। वो ये कहते हैं ना कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब सिर्फ पीटीआई है, इमरान खान साहब है, उनके लोग हैं, जब चाहें वो कहेंगे जी अब हम पार्लियामेंट में रहेंगे, और जब कहेंगे कि हम नहीं रहेंगे, जब चाहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे, अब कहेंगे इस डेट को इलेक्शन करो, अब हम आगे ये डेट हमें सूट करती है, वो सूबा सूट करते हैं, नहीं जनाब हम तो नहीं लड़ेंगे वापस। तो वो ये समझते हैं कि आप लोग जो हैं अपनी मर्जी के मुताबिक सारे काम कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं पूरी पार्लियामेंट आपकी मर्जी पे चले, मीडिया चले, जुडिशरी चले, नैब चले, लोग चले, नहीं चले तो फिर हम नहीं खेलते। तो ये मतलब ये तस्वीर ठीक है कि जिस पार्लियामेंट में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है उस पार्लियामेंट में आप लोग नहीं बैठेंगे? लेकिन ये तो एक बड़ी जनरल सी बात आपने की है। ये तो ऐसे ही पीएमएलएन का कोई बात कोई करेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो स्टैंड पीटीआई ने, एक और मैं आपको बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, मतलब जो इमरान खान में और इस वक्त ये जो पीडीएम में फर्क है ना, एक फर्क ये है कि हम कोशिश करते हैं, इमरान खान तो बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो अवाम की नब्ज के साथ रहे। तो हम, आपने देखा होगा, आपने भी कई लोगों ने तनकीद किया कि रोज तर्जुमानों की मीटिंग बुला लेते हैं, रोज मीडिया के ऊपर जो इतना एम्फेसिस करते हैं और ये करते हैं। तो वो हम लोग मीडिया के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं, सोशल मीडिया के बारे में हम शायद उससे भी ज्यादा सेंसिटिव हैं, और जो भी हमारी पॉलिसी होती है वो आवाम की नब्ज के करीब होती है। तो हम चलते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है, और पब्लिक सेंटीमेंट से हमने कभी भी अपने आप को बहुत दूर नहीं रखा। एंड दिस इज वन ह्यूज आई वुड से एडवांटेज कह लें या डिफरेंस कह लें बिटवीन इमरान खान। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी में अगर आप किसी बंदे के ऊपर कहें ये करप्शन कर रहा है, ये है वो है, किसी बंदे मार भी दें, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपने कभी एक्शन देखा ही नहीं होगा पीपल्स पार्टी में कोई लिया हुआ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पीटीआई में ये बड़ी सेंसिटिविटी है, और जो भी सेंटिमेंट हो हम उसके करीब है। सर, वो जुल्फी बुखारी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अभी उन्होंने दिया है, तो उसमें उन्होंने बुज़दार साहब के हवाले से, फरा साहबा के हवाले से, शहजाद अकबर साहब की व्हीलिंग डीलिंग मैसिव इरेगुलरिटीज़ पे खासी खुलकर बात की है। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को गुमराह किया गया था। मैं तो सुनकर परेशान हो गया कि क्या इमरान खान साहब को भी गुमराह किया जा सकता है? वो तो कह रहे हैं कि उनको मेरे बारे में गुमराह किया गया था, और उनके नज़दीकी लोगों का 3 लोगों को उन्होंने नाम लिया है, मतलब उनके उहदों का नाम लिया है कि तीनों मिलकर बहुत बड़ा गेम खेल रहे थे चीज़ें। तो आप कह रहे हैं कि खान साहब के यहाँ तो ऐसा नहीं होता। जुल्फी बुखारी साहब तो कुछ और बता रहे हैं सर इंटरव्यू में। नहीं, देखिए वो जुल्फी का झगड़ा है वो था, और सही बात है, उसके साथ जो है वो जाति की शहजाद का और उनका था, और वो एक ज्यादा इट्स नॉट आई वुड से पॉलिसी इशू की बात नहीं है, दैट इज मोर ऑफ अ पर्सनल। अच्छा सर, आप इलेक्शन लड़े हैं, सूबाई इलेक्शन पंजाब का सर? जी इंशाल्लाह। आपके क्या चांसेस हैं वजीर आला बनने के सर? कोई 2-4 काम हम भी आपसे करवा लेंगे इसी तल्लुक के बहाने। नहीं है कि तुझे गल्ला कर रहे हो ना, तो मैंने होने तुझे फारिग कराना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल अगर आप दोनों से, क्योंकि हमारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम है, पूछे फवाद साहब से पूछे, दोनों से मैं करना चाह रही हूँ क्लास साहब, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको समझ नहीं पाई, शायद मेरी वो हो कम समझियो। जो आज का जजमेंट आया, कमिंग बैक टू जजमेंट, उसमें वजारत दाखिला को तो ये कहा गया है कि 10 अप्रैल तक आई गेस के फंड्स जो हैं वो रिलीज किए जाएं, इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं ताकि इलेक्शन हो सकें। वजारत दिफा की एक रिपोर्ट बंद लिफाफा जाना था, उसके हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई, तो क्या मतलब वजारत दिफा मान गई है कि हम दे देंगे सिक्योरिटी से? क्या तासुर लें?
नहीं, वो तो उन्होंने उसमें ऑर्डर कर दिया ना कि उन्होंने देखें, दो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ऑर्डर बड़ा कम्प्रिहेंसिव किया है, बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है, उसमें जो ड्यूटीज हैं वो बड़ी एक्सप्लिसिट हैं। उन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के जिम्मे लगाया है कि आप अपना सिक्योरिटी प्लान। फवाद साहब की आवाज ब्रेक हो गई और आई थिंक ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, एक दो हमारे सवाल साथ रहते थे, मौजूद वैसे चलें फिर इनसे थे रिक्वेस्ट जी, करेंगे अगर और बड़े डिटेल से और अच्छे मूड में आज फवाद साहब ने जवाब दिए। केस इतना बड़ा केस जीता और फवाद साहब ने आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब में, उनको अपनी हुकूमत आ रही है। समझ आ गया क्लास साहब, फवाद साहब को कब बुलाना है, कब बुलाना है, आज अच्छे तब वो मूड में सख्त थे, सवाल भी सुन लेते हैं। नहीं उनके पास जवाब होता है, सख्त सवालों का जवाब भी फवाद के पास जी होता है। बिल्कुल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव हिम ऑन द शो। बिल्कुल, और ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हुकूमत की फर्दर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और आज जो कौमी असम्बली में तकारीर हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। क्लासेस अब शहबाज शरीफ एंड गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि जो फवाद साहब से भी बात हो रही थी कि हुकूमतों के लिए मुश्किल मरले आते रहते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ज़्यादा आते हैं, जिसमें मुझसे अगर पूछें तो इसमें ये पार्लियामेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हूँ या कैबिनेट हूँ, उनको थोड़ा सा ब्लेम शेयर करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट को वो उतनी आज़ादी नहीं देते, उतनी उनको अथॉरिटी नहीं देते। एक प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मैंने बड़ा करीब से देखा हुआ है, इनको 25 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मैंने 5-6 हुकूमतें देखी हैं, मैंने हर प्राइम मिनिस्टर को देखा है कि वो ना वो पार्लियामेंट को वो रिस्पेक्ट नहीं देता। लोग कुछ भी कहें, मेरे को वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी थे जो क्वेश्चन आवर में बैठते थे, डेली आते थे पार्लियामेंट में, आते थे बैठते थे, उनके दौर में पार्लियामेंट की इज्जत जो है ना वो किसी हद तक बड़ी थी। उसके बाद कोई नज़र नहीं आया आपको पार्लियामेंट में, सबको ये बताया गया कि आपने पार्लियामेंट में नहीं बैठना। उसमें मुझे नवाज शरीफ साहब 8-8 महीने पार्लियामेंट नहीं आते थे, इमरान खान साहब 8-8 महीने पार्लियामेंट नहीं आते थे। खैर उनकी अच्छी बात थी, इमरान खान से कि कैबिनेट का इजलास करते थे, नवाज शरीफ साहब तो वो भी नहीं करते थे, वो इब्ने बतूता बन के पूरी दुनिया में फिरते रहे, सबसे ज़्यादा उन्होंने विजिट्स किए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आते हैं खैर पार्लियामेंट में, ये हमें नज़र आते हैं, तकरीर करते हैं, अपोजिशन लीडर के तौर पर नज़र आते थे। सो आपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी, इनको स्ट्रेंथन आपने करने, बाद फैसले आपके खिलाफ भी आते हैं, वो जो बात उन्होंने की अभी ये फवाद ने, बाज़ आपके हक में भी आते, बहुत सारे आपके फैसले यहाँ से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी आते रहे, हक में भी आते रहे, नवाज शरीफ साहब के हक में भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी हक में हैं, उनकी सज़ाएं माफ़ की गई थी। इनकी नवाज शरीफ साहब की जब इनकी डील हुई थी जनाब मुशर्रफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड किया था ना, उसके बाद तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बन गए थे, एनी भी कुछ चेंजेस हुई थी सारी। सो वो भी फ़ायदे लिए, जमानतें भी लिए। सो ये नहीं होना चाहिए कोई फैसला आपके हक में आ रहा है वो किसी के, वो इमरान खान साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, गिलानी साहब हूँ, या जो भी हो, तो फैसले आते रहे। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ये गिलानी साहब के खिलाफ भी फैसला आया, आपने देखा, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आया, इससे पहले भी आते इमरान खान साहब के खिलाफ भी आया, जब इन्होंने पार्लियामेंट तोड़ी उन्होंने रिवर्स कर दी। सो फैसले आते रहे हैं। आपको इन फैसलों की, मेरा यह ख्याल है, कितना ही अनपॉपुलर फैसला क्यों ना हो, कितने आपको इस पे एतराज़ात क्यों ना हो, आपको फैसला मानना चाहिए। इलेक्शन का अगर आप वो कह रहे हैं, एक दफ़ा बोल्ड फैसले करें। सियासतदानों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, हार जीत होती रहती है। अब डरबी के घोड़े की तरह ना ये होती है, ये उसकी लंबी रेस के आप घोड़े होते हैं। आपको ये खौफ है कि हम इलेक्शन हारेंगे, मेरी बात लिख के रख ले, मैं पहले भी कहता रहा हूँ ये, इस पर इमरान खान साहब इसमें पड़ गए हैं, उनके जहन में अपनी एक होगी, उनकी स्कीम होगी जो बिचौर साहब ने बताई है। ये अक्टूबर में भी इलेक्शन जो है उनके लिए इतना जीतना जो है ना, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए जो परफॉर्मेंस रही है। सो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इस वक्त पार्लियामेंट के साथ उसमें जाएं, उस सींग अड़ें, अपने आप को डिस्क्वालीफाई करें, जमहूरियत डरेल हो, खुदा न खास्ता मार्शल लॉ, इकोनॉमिक इमरजेंसी। मेरा ये ख्याल है कि आपको ये फैसला मानना चाहिए। इसमें जितने भी आपके एतराज आते हैं, आप जाएं दोबारा रिव्यू में चले जाएं, कुछ अरसे बाद अपील का राइट आपको मिलने वाला है, आप अपील में जा सकते हैं। सो आपको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपनाने चाहिए। ये कह देना जी हम नहीं मानते, हम नहीं करते, इदारों की सैंक्टिटी बरकरार रहनी चाहिए, सिस्टम के लिए ये जरूरी है। अच्छा क्लास, इनके लिए भी जरूरी है, इनके लिए भी जरूरी है। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे ख्वाजा साद। आज असेंबली में काफी तकरीर हुई, तो पार्लियामेंट में क्या कहा ख्वाजा साद रफीक ने, उसके ऊपर जरा बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, कौमी असम्बली में आज सख्त किस्म की तकारीर हुई और ख्वाजा साद रफीक की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो उन्होंने कहा जी जो हमने ये जजेस रिस्टोरेशन की मूवमेंट चलाई, ये चलानी ही नहीं चाहिए थी, हमने अदलिया को बहाल तो करा दिया, आज़ाद नहीं करवा सके। ये बात मैं सुन रहा था तकरीर उनके साद रफीक साहब की, मुझे हंसी भी आ रही थी कि हमारे सियासतदान जो हैं अपने मफाद बदलने के साथ वो कैसे चेंज हो, मतलब इंसानों की क्वालिटी है, ये सारी चेंज हो जाते हैं। इसका प्रॉपर एक वो है बैकग्राउंड है, टाइम थोड़ा अगर चले कि मैं कोशिश करता हूँ।
आपने अपनी मोहब्बत में जजेस से ये रिस्टोर नहीं करवाए थे। अगर करवाए भी थे तो उसका बेनिफिशरी कौन था? मतलब जनाब मुशर्रफ को वीक करना था, आप तो बाहर बैठे हुए थे, मियां नवाज शरीफ साहब तो चले गए थे डील करके, जद्दा गए, फिर उसके बाद लंदन चले गए। आप तो वापस आने को तैयार ही नहीं थे, साइन करके गए थे हम तो आएंगे, ये पाकिस्तान में आएंगे नहीं और आके पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जजेस मूवमेंट जब शुरू हुई, एक उसमें आउट ऑफ द ब्लू शुरू, आपने तो शुरू नहीं करवाई थी ना, वो पहले से शुरू हुई, लोकल वकीलों ने शुरू की, जो भी थे सारे यहाँ पर रिवोल्ट, जजेस ने आकर डिफाई किया, आप लोगों ने उसको ओनरशिप दे दी, उसमें अपने वकील आपने किए, अपने आप उसमें जो पैसे लगाए, मैन पावर लगाई, जो भी आपने वर्बल चीजें दी, वो बहाल होगी। मान लिया कि आप लोगों का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन था, मान लेते हैं जी एक मिनट के लिए, उसका बेनिफिशियरी कौन था? चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, उनके यहाँ चीफ जस्टिस लगने का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ है? नवाज शरीफ साहब को हुआ है, इनकी फैमिली को हुआ है। इनके तमाम केसेस जो थे, ये नैब के केसेस थे, वो उन्हीं के दौर में हमने देखे पीछे गए। मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे बड़ा जो रिलीफ मिला था वो ये मिला था कि उनको जो एक उनको सजाएं दी हुई थी, ये वैध केस था कि बरसों बाद है इनको आके मेरे ख्याल 2000 में इनको जो स्पेशल कोर्ट था दहशतगर्दी कराची का, उन्होंने उम्र कैद की सजाएं दी थी, जुर्माने दिए थे। वो जो आए थे चीफ जस्टिस साहब आए नई, उन्होंने आके बहाल, ये जो आपकी बहाल शुदा अदालतें थी, उन्होंने मियां साहब की सारी सजाएं जो है उन्होंने माफ भी की, उनको दोबारा रास्ता उनका क्लियर हुआ। सो जजेस मूवमेंट को जो आपने सपोर्ट की थी उसके बेनिफिशियरी तो आप थे। आज आप कहते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्टिव हो गए थे, हम फलां हो गए थे। आप ही जाते थे उस वक्त यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ ये उस पर कमीशन बनवाने के लिए, उनको यहाँ गद्दार डिक्लेयर करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब काले कोट पहन के गए थे वहां पे। बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो जुर्माने अदा किए थे मियां नवाज शरीफ साहब पे, जो जुर्माने हुए थे नैब के, वापस आने के बाद नैब की तारीख में पहली दफा हुआ था कि मियां साहब के जो जुर्माने भी वापस हुए, वो 50 करोड़ 40-50 करोड़ रुपया हमजा शहबाज शरीफ साहब ने चुपके से हाई कोर्ट में एक डाल के पटिशन उन्होंने वापस ले लिए थे। तो भाई साहब आज हमें आप ये ना बताएं कि हमसे बड़ी गलती हो गई थी। आप बड़े समझदार है, बड़ी समझ के गलतियां करते हैं। बताते वक्त भूल जाते हैं क्लासेस साहब के अवाम की मेमोरी होती है और वो चीजों को देखते हैं, की मेमोरी माशाल्लाह इतनी ही होती है, आवाम को ज्यादा माजरत के साथ ज्यादा ना दें, लैप्सेस दें। मतलब हमें ये चीजें थोड़ी सी याद रहती हैं। ठीक है, बेनिफिशियरी है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है जी, डिस्कशन है। करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।